गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बीए थर्ड ईयर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थर्ड यूनिट में ये चैप्टर है जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। इसके संदर्भ में कुछ विशेषताओं की हम चर्चा पिछले लेक्चर में कर चुके थे। उत्तरदायी एवं कल्याणकारी प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक कुशलता, परिवर्तनशीलता, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करने के बाद जो मुख्य बिंदु है विस्तृत प्रशासनिक ढांचा। ब्रिटिश प्रशासन की विशेषताओं पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में जो प्रशासन का ढांचा है उसकी प्रत्येक विभाग की अध्यक्षता किसी न किसी राजनीतिक मंत्री के द्वारा की जाती है। ऐसी ही व्यवस्था भारत में भी है। भारत में भी हर विभाग का राजनीतिक अध्यक्ष एक मंत्री होता है। ब्रिटेन में मंत्री को फर्स्ट लॉर्ड कहा जाता है। जो वित्त मंत्रालय का मंत्री होता है उसको चांसलर ऑफ एक्सचेकर, विभागीय मंत्री या बोर्ड अध्यक्ष या सचिव इत्यादि कई नामों से जाना जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी के नाम के साथ में यहाँ पर मंत्री शब्द का प्रयोग अनिवार्य रूप से हो। राजनीतिक मंत्री का कार्य नीति निर्माण और नियंत्रण से संबंधित होता है। शेष सभी प्रशासकीय कार्य लोक सेवकों के द्वारा संपादित किए जाते हैं। भारत की भांति ही ब्रिटेन में भी कैबिनेट के मंत्री के अधीन 2 या 3 कनिष्ठ मंत्री भी होते हैं जिनको पार्लियामेंट्री अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। राजनीतिक नेतृत्व के अधीन प्रत्येक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख परमानेंट सेक्रेटरी कहलाता है, जो लोक सेवाओं का वरिष्ठ अधिकारी होता है। परमानेंट सेक्रेटरी के अधीन कई उप सचिव, अवर सचिव, सहायक सचिव, प्रिंसिपल, सहायक प्रिंसिपल अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी कार्य करते हैं। राजनीतिज्ञों, न्यायाधीशों तथा औद्योगिक कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य सभी कार्मिक लोक सेवक कहलाते हैं, जो ताज के सेवक माने जाते हैं। प्रशासनिक विभागों के अधिकांश मुख्यालय लंदन में हैं, जो वेस्टमिनिस्टर यानी संसद भवन के पास स्थित व्हाइट हॉल में कार्यरत होते हैं। ब्रिटिश प्रशासनिक विभागों का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र भी एक समान नहीं है। जैसे अधिकांश विभाग ऐसे हैं जो संपूर्ण यूनाइटेड किंगडम में अधिकार रखते हैं, जैसे सीमा एवं उत्पादन शुल्क, वाणिज्य, खनन, रक्षा विभाग। भारत की तरह ही है ये व्यवस्था यहाँ पर भी। जैसे हमारे यहाँ केंद्र सरकार के पास कुछ विभाग होते हैं, कुछ राज्यों के पास होते हैं और कुछ विभाग ऐसे हैं जो कि संयुक्त रूप से होते हैं। उसी तरह से ब्रिटेन में भी ये व्यवस्था है। कुछ विभाग ऐसे हैं जिनका कार्यक्षेत्र केवल इंग्लैंड तक सीमित है, जैसे स्वास्थ्य विभाग। कुछ विभाग ऐसे हैं जिनका कार्यक्षेत्र इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड तक है, लेकिन उत्तरी आयरलैंड के लिए नहीं है, जैसे रोजगार विभाग। प्रशासनिक विभागों की संख्या तथा कार्यक्षेत्र मंत्रिमंडल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 1951 में तत्कालीन प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल द्वारा 38 विभागों की स्थापना की गई थी, जिनकी संख्या 1994 में 61 थी। इन विभागों में से 19 कैबिनेट विभाग हैं। प्रशासनिक विभागों का वर्गीकरण भी इस प्रकार किया जाता है। प्रथम श्रेणी में वे विभाग आते हैं जो बड़े और महत्वपूर्ण तथा प्राचीन हैं, जिनका राजनीतिक प्रभारी कैबिनेट मंत्री होता है। इन्हें कैबिनेट विभागों के नाम से जाना जाता है। ऐसे 9 विभाग हैं। राजकोष, गृह, मतलब मुख्य विभाग जो हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। दूसरी श्रेणी के विभाग में वे हैं जो कनिष्ठ स्तर के मंत्री के अधीन होते हैं। इन्हें गैर कैबिनेट विभाग कहा जाता है, जैसे कला एवं पुस्तकालय विभाग, विधि विभाग तथा सागर पार विकास प्रशासन आदि। गैर कैबिनेट विभागों के पश्चात तीसरी श्रेणी में वे विभाग आते हैं
जिनका कोई राजनीतिक मंत्री प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं करता, बल्कि कोई अन्य मंत्री केवल यदा-कदा निर्देश देता है। इन विभागों को नौकरशाही नेतृत्व विभाग कहा जाता है। इनमें केंद्रीय सांख्यिकी विभाग, चैरिटी कमीशन तथा अन्य आयोग आदि सम्मिलित हैं। चौथी श्रेणी में गैर विभागीय निकाय सम्मिलित हैं। इन्हें राष्ट्रीयकृत उद्योग कहा जाता है। लोकोपक्रम, ब्रिटिश रेलवे, ब्रिटिश स्टील तथा नेशनल कोयला बोर्ड आदि श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में अर्ध गैर सरकारी संगठन भी सम्मिलित हैं, जो स्वायत्तता प्राप्त विशिष्ट संगठन होते हैं। सामान्य विभागों में राजकोष, गृह, स्कॉटलैंड, आर्थिक विभाग, कृषि, मत्स्य, खाद्य, आपूर्ति, वाणिज्य, सीमा एवं उत्पादन शुल्क आदि आते हैं। सामाजिक कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी सहयोग, पेंशन, बीमा, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान आदि सम्मिलित हैं। शाही तथा वैदेशिक विभाग के अंतर्गत विदेश, उपनिवेश तथा राष्ट्रमंडल संबंधी विभाग उपलब्ध हैं। रक्षा विभाग के अंतर्गत नौसेना, युद्ध, वायुसेना, विमान तथा प्रतिरक्षा विभाग आदि कार्यरत हैं। भारत अमेरिका की भांति ब्रिटेन में भी अनेक प्रकार की प्रशासनिक संस्थाएं, बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण तथा न्यायाधिकरण के रूप में सम्मिलित हैं। परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक प्रशासकीय संगठन परिवर्तित किए जा रहे हैं। जैसे 1988 में 23 सदस्यीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को परिवर्तित करके विश्वविद्यालय वित्त परिषद के रूप में संचालित किया जाता है। प्रशासकीय प्रक्रियाओं में सुधार के लिए O&M प्रत्येक विभाग में कार्यरत है। अन्य विशेषताओं में कार्मिक प्रशासन संबंधी विशेषताओं को हम देखेंगे। ब्रिटिश लोक सेवाएं अमेरिकी तंत्र की भांति लूट प्रणाली से ग्रस्त नहीं हैं। भर्ती का आधार योग्यता है, अतः प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयन होता है। प्रतियोगी परीक्षाएं स्कूली तथा विश्वविद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रमों से जुड़ी हुई होती हैं। कम आयु के व्यक्ति लोक सेवा में प्रवेश पाते हैं। अधिकांश पदों पर आयु प्रवेश सीमा 21 से 28 वर्ष है। भर्ती एक स्वतंत्र अभिकरण द्वारा संपन्न होती है। स्कूली शिक्षा प्राप्त उम्मीदवार, लिपिक पद तथा उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति प्रशासनिक पदों पर कार्य करते हैं। लोक सेवाओं की मूलभूत तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। अधिकांश लोक सेवक तटस्थ, ईमानदार और कार्यकुशल होते हैं। अनामता का सिद्धांत पाया जाता है। लोक सेवकों को पर्याप्त राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं। कार्यकुशलता तथा संतुष्टि बनाए रखने के लिए पदोन्नति एवं अन्य अभिप्रेरणाएं दी जाती हैं। कार्मिकों की शिकायतों के समाधान के लिए बहुस्तरीय विटले परिषदें कार्यरत हैं। कुछ अन्य विशेषताएं: ब्रिटिश लोक सेवाओं में कार्य करने वाले व्यक्तियों को सामाजिक सम्मान एवं प्रतिष्ठा मिलती है। उच्च स्तरीय पदों पर प्रायः उच्च घराना के व्यक्ति ही प्रवेश पाते हैं, जो ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में अध्ययन करते हैं। लोक सेवाओं में आकर्षक सुविधाएं, अतः एक बार प्रवेश पाने के पश्चात अधिकांश व्यक्ति सेवानिवृत्ति तक बने रहते हैं। भारत की तरह ब्रिटेन में भी रैंक क्लासिफिकेशन की व्यवस्था है। लोक सेवाओं का वर्गीकरण उनकी व्यक्तिगत सेवा या स्थिति के आधार पर होता है। सामान्यतः प्रशासकीय, सामान्य निष्पादक, लिपिक, निम्न स्तरीय, औद्योगिक, गैर औद्योगिक, वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक वर्गों में वर्गीकरण किया जाता है। हड़ताल करना कानूनी अपराध नहीं माना गया है, बल्कि इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा गया है। लगभग 8 लाख से ऊपर कार्मिक यहाँ पर कार्यरत हैं। ब्रिटिश व्यवस्था के अंतर्गत कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं। यहाँ पर तटस्थता एवं प्रतिबद्धता पाई जाती है। समिति व्यवस्था है। सामान्यज्ञों एवं विशेषज्ञों को समान महत्व दिया जाता है और प्रभावी स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था पाई जाती है। हम बात करते हैं समिति व्यवस्था के बारे में। समिति व्यवस्था से पहले हम चर्चा करते हैं तटस्थता और अनामता की। लोक सेवाओं में तटस्थता का सिद्धांत ब्रिटिश में प्रतिपादित किया गया। तटस्थता या निष्पक्षता से तात्पर्य लोक सेवकों का राजनीतिक रूप से तटस्थ रहना है। ब्रिटेन में कोई भी दल सत्ता में हो, कोई भी मंत्री कार्यरत हो, किसी भी विचारधारा से जुड़ा हुआ हो,
तथा नीतियाँ किसी भी रूप में परिवर्तित की जाएं, लोक सेवकों का कार्य निष्पक्ष रूप से उनको क्रियान्वित करना रहा है। प्रतिबद्धता का आशय है आस्था एवं पूर्ण सहयोग। यद्यपि तटस्थता एवं प्रतिबद्धता दो विचारधाराएं जो है विपरीत हैं, लेकिन ब्रिटेन में लोक सेवक तटस्थ होते हुए भी राष्ट्र, कानून, लोकतंत्र और जन कल्याण के उच्च आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। समिति व्यवस्था पाई जाती है। ब्रिटेन की तरह, भारत की तरह ही ब्रिटेन में भी बहुत किसी बड़े उद्देश्यों को कार्य करने के लिए कुछ छोटे समूह या विशेषज्ञ इकाइयाँ उप कार्यों के अनुसार संगठित कर दी जाती हैं। इसे समिति व्यवस्था कहा जाता है। प्रायः विश्व के सभी देशों में समिति व्यवस्था पर प्रवर्तित है, किंतु ब्रिटेन और भारत में बहुत अधिक ये पाई जाती हैं। ब्रिटेन में संसद, मंत्रिमंडल, मंत्रालय, विभाग, स्थानीय निकायों और शिक्षा तंत्र में बहुत सारी असंख्य समितियां कार्यरत हैं। सामान्यज्ञों एवं विशेषज्ञों का समान महत्व है। भारत में सामान्यज्ञ अर्थात प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों का वर्चस्व है, जबकि अमेरिका में विशेषज्ञों अर्थात तकनीकी सेवाओं के अधिकारियों का वर्चस्व है। ब्रिटेन की लोक सेवाओं में अधिकांश समय सामान्यज्ञों का ही प्रभुत्व रहा है, किंतु 1-2 दशक से स्थिति में परिवर्तन आ गया है और फ्रांस की तरह ब्रिटेन में भी अब सामान्यज्ञों एवं विशेषज्ञों को सामान्य महत्व दिया जा रहा है। वस्तुतः निजीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण के इस युग में तकनीकी ज्ञान की उत्पादकता सामान्यज्ञों की तुलना में अधिक आंकी जा सकती है, जबकि सामान्यज्ञों का वर्चस्व परंपरागत नौकरशाही की विचारधारा को ढोता है। एक विरासत के रूप में हम इसे देखते हैं। प्रभावी स्थानीय स्वशासन। यद्यपि ब्रिटेन में एकात्मक शासन पद्धति है, लेकिन नगरीय और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की स्वतंत्र इकाइयों की संगठित हैं। 1888 के कानून के माध्यम से प्राचीन लंदन शहर में महानगरीय स्वशासन पद्धति है, जबकि लंदन के आसपास बनी कॉलोनियों के लिए महानगरीय काउंटी है। ब्रिटेन में स्थानीय स्वशासन की सबसे प्राचीन संस्था काउंटी है। इन्हें शायर भी कहा जाता है, हैम्पशायर, यॉर्कशायर। काउंटी ब्रिटिश प्रशासन की निर्वाचन की एक मूलभूत इकाई है। काउंटी भी 2 प्रकार की हैं, प्रशासनिक काउंटी और काउंटी बरो। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की मूल इकाई को पेरिस कहा जाता है। पेरिस वे संस्था है जहाँ किसी गांव में स्थानीय कार्य एवं शासन संचालन की परिषद हो। बहुत सारे पेरिश मिलकर जिले का निर्माण करते हैं। यद्यपि स्थानीय स्वशासन की अधिकांश इकाइयों में जनप्रतिनिधियों से युक्त संचालन समिति होती है, जो प्रायः 3 वर्ष के लिए चुनी जाती है। जिस काउंटी में निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होते हैं, वहाँ प्रिंसिपल अधिकारी, शेरिफ तथा जस्टिस ऑफ पीस काउंटी प्रशासन को संचालित करते हैं। पेयजल, विद्युत व्यवस्था, टीकाकरण, शिक्षा तथा समाज कल्याण के कार्य स्थानीय स्वशासन के अधीन आते हैं। ग्रेट ब्रिटेन के नागरिकों की विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रशासनिक तंत्र द्वारा सेवा की जा रही है। यह राष्ट्रीय नीति के संचालन का एक प्रभावशाली माध्यम है। सत्ता एवं अधिकार की दिशाएं प्रत्यक्ष स्पष्ट हैं। लोक सेवक आज्ञाकारी हैं, सक्षम हैं, ईमानदार हैं। जब सार्वजनिक नीति घोषित कर दी जाती है, तब उसकी क्रियान्विति को प्रशासनिक अधिकारियों के विरोध के बावजूद भी शायद ही कभी परिवर्तित किया गया। शांति एवं युद्ध राष्ट्रीय प्रशासन में भारी उत्तरदायित्वों को निभाने तथा कार्यकुशलता बनाए रखने में सदैव अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हैं। तो बच्चों, ये तो आज हमने चर्चा की ब्रिटिश प्रशासन की विशेषताओं के बारे में। इसके बाद हम ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था को लेंगे और शासन व्यवस्था के साथ ही ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडल सचिवालय है और राजकोष का अध्ययन भी हम साथ ही साथ करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। सभी को धन्यवाद।